हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बिल्कुल ही न्यू टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। वो है अ जनरल स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग मटेरियल बैलेंस प्रॉब्लम। आज मैं आपको सिखाऊंगा, और अगर आपको बुक देखनी हो तो ये आपके सामने बुक नजर आ रही होगी और ये राइटर का नाम है। तो मैं इस बुक को, उस बुक का चैप्टर नंबर 7, ये उसी का नाम है, और ये आपके सामने 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप किस तरीके से मटेरियल बैलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो इन्हीं 10 पॉइंट्स को मैं आपको भी समझाऊंगा, और उसके बाद हम इसी पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल 6.2 पर, सॉरी एग्जाम्पल 7.2 पर। सही है? तो ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन्स इस सवाल या इसको लेके जो भी होंगी वो क्लियर हो जाएंगी आज इंशाल्लाह। सो बढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट को रीड करने जा रहा हूं। लिखा हुआ है रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहली बात तो आपके सामने जैसी प्रॉब्लम आएगी उसे आपको रीड कर लेना और समझ लेना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो भी सवाल में गिवन होगा उसके रिलेटेड आपको एक फिगर ड्रॉ करनी है। कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, मतलब सिंपल एक बॉक्स बना के ड्रॉ कर देनी, मैं अभी बता भी दूंगा। प्रोसेस एंड स्पेसिफाई द सिस्टम बाउंड्री। आपको एक बाउंड्री सिलेक्ट कर लेनी है ताकि इसके अंदर आपका सिस्टम है। तीसरा है प्लेस लेबल्स फॉर अननोन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज फॉर नोन वेरिएबल ऑन द स्केच। उसके बाद हम डायग्राम में क्या करेंगे, जो भी हमने स्केच बनाया होगा उसमें हम नोन और अननोन या वेरिएबल हम लोग मानेंगे। आगे चौथा पॉइंट है ऑब्टेन एनी मिसिंग नीडेड या रिक्वायर्ड डेटा। अगर आपको कोई इस न्यूमेरिकल को या एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए कोई और चीजों की जरूरत हो तो फिर आप वो डालेंगे इसके अंदर, नहीं है तो फिर छोड़ देंगे। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपको सिलेक्ट करनी होती है बेसिस, और बेसिस कैसे सिलेक्ट करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा अभी। स्टेप नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ अननोन्स। ये आपका काम होगा स्टूडेंट। यहां से अगर मैं बताऊं तो 2 मेथड है इसको करने के। कितने मेथड है? 2। मैं दोनों ही मेथड आपको बताऊंगा। उन दोनों मेथड में से जो मेथड आपको आसान लगे आप उसी को फॉलो करिएगा। यहां से मेथड चेंज होगा। आपको क्या बताने होगा? नंबर ऑफ अननोन्स। सातवें वाले स्टेप में आपको क्या बताना होगा कि कितनी इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आपकी बनेगी। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस एंड कैरी आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस। ये क्या होती है मैं भी आपको बताता हूं। उसके बाद स्टेप नंबर 8 में हमें क्या करना है? राइट डाउन द इक्वेशंस टू बी सॉल्व। जिन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है वो इक्वेशंस हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 9 में क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व द इक्वेशन एंड कैलकुलेटर, जो हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। और 10वें स्टेप में जो हमारा आंसर आएगा उसे हम लोग क्या कर देंगे? वेरीफाई कर देंगे। तो ये टोटल 10 स्टेप्स है जिसे हमें फॉलो करना है। तो मैं आपको बता दूं, पहला स्टेप तो लिख ही देंगे, बस कोई काम का नहीं है। अब दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 स्टेप को मैं कंबाइन करके करूंगा। 5वां तो अलग है, छठा और 7वां साथ हो जाएगा, 8वां 9वां अलग हो जाएगा और 10वां बिल्कुल अलग होगा। अब ये कैसे होगा, कैसे अप्लाई करना, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है? इंडिपेंडेंट इक्वेशंस का और डिपेंडेंट इक्वेशंस का। तो वो मैं आपको बता दूं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने डिपेंडेंट इक्वेशंस है आप कैसे पहचानेंगे? अब अगर आप इस इक्वेशन में अगर गौर करें यहाँ पर, तो अगर आप इसके अंदर से y की वैल्यू अलग करेंगे तो आपके पास क्या आएगी? 3x माइनस का 9, और इसमें से y की वैल्यू अलग करेंगे तो क्या आएगी? 3x माइनस का 9। तो दोनों के लिए y की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों के लिए y की वैल्यू सेम आने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन एक ही है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे पे ओवरलैप हुई हुई है। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? डिपेंडेंट इक्वेशंस। क्या कहलाएंगे? डिपेंडेंट। तो याद रखिएगा, डिपेंडेंट इक्वेशंस में आपको या तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा या तो आपको बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। अब इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को ढूंढना आसान होता है। वो क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, याद रखिएगा, उसको आप जब भी सॉल्व करेंगे तो वो आपको एक खास सॉल्यूशन देती है। एक बात अपने ध्यान में बिठा लें, कैलकुलेटर के अंदर दो, आपको तो पता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, 1, 2 या 3 से ज्यादा या 2 हो, मिनिमम 2 इक्वेशन तो हम उसे सिस्टम कहेंगे, 3 इक्वेशन हम सिस्टम कहेंगे, लीनियर इक्वेशन तो हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
तो याद रखिएगा, आप कैलकुलेटर में डालें और उन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन के वैल्यूज को आप डालेंगे और आप देखें क्या आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। आपको तो दो इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, क्या आपको एक खास सॉल्यूशन मिल रहा है? मतलब ये क्या आपको खास एक ही x की वैल्यू मिल रही है और एक ही y की वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी? इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होंगी। और अगर ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे रही तो इसका मतलब डिपेंडेंट इक्वेशंस में होगी। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी किया, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 0 था, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 0 था, y के लिए अरेंज किया तो इसकी वैल्यू आई माइनस का 3x डिवाइड बाय 4, इसकी वैल्यू है x डिवाइड बाय 3। तो दोनों की वैल्यूज में क्या हो गया? y की वैल्यूज नहीं आई सेम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस क्या है? इंडिपेंडेंट है। चाहे तो आप जैसे देखना चाहें तो क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपको x की वैल्यू एक ही मिलेगी, y की वैल्यू भी एक ही मिलेगी। तो इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है। ये सबसे आसान तरीका है। इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस पे गौर करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस भी क्या हैं? डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट है। तो y की वैल्यू देखिए माइनस का 3 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 4, y इज इक्वल टू 3 माइनस का 3x डिवाइड बाय 4। तो ये दोनों इक्वेशंस इसी कंडीशन में आती हैं, एक ही लाइन पे होंगी, तो जिस वजह से आपको यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस क्या हो गई? डिपेंडेंट हो गई। तो इंशाल्लाह क्लियर हो गया। बहुत आसान तरीका है। आप दोनों इक्वेशंस हो या तीन इक्वेशंस हो तो तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, या तो आपने सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में आप लोग शायद पढ़ा होगा, तो मैट्रिक्स वाले मेथड से, गॉस जॉर्डन या गॉस एलिमिनेशन मेथड से तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है और आंसर निकाले जाते हैं। और अगर आंसर मिल रहे हैं इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है, अदरवाइज डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर है? चलें भाई, तो यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब हम अपने स्टेप्स को शुरू करते हैं और फटाफट इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? वो तो बहुत इजी है, सॉल्यूशन। चले भाई, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 बहुत इजी है। यहाँ पे हम बस स्टेप नंबर 1 को लिखेंगे, बस छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2, 3 एंड 4, तीनों स्टेप को हम लोग क्या कर लेंगे? कंबाइन। अब आए जरा सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ स्टूडेंट एग्जांपल 7.2 में, अ कंटीन्यूअस मिक्सचर मिक्सेस NaOH विद H2O। मिक्स कर रहा था ये टू प्रोड्यूस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। डिटरमाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। यहाँ पर दो कंपोनेंट्स की बात हो रही है, एक है NaOH और एक है H2O। डिटरमाइन द कंपोजिशन, कंपोजिशन मालूम करनी है, एंड और एक और काम भी करना है, फ्लो रेट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फ्लो रेट भी मालूम करना है। आगे, इफ अगर द फ्लो रेट ऑफ NaOH इज 1000 kg पर आवर, तो याद रखिएगा वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर NaOH सिस्टम के अंदर 1000 kg पर आवर से जा रहा है, एंड और आपको यहाँ पे रेशियो भी दिया जा रहा है स्टूडेंट, एंड द रेशियो ऑफ द फ्लो रेट ऑफ द H2O टू द प्रोडक्ट सॉल्यूशन इज 0.9। जी क्या बात हुई अभी समझते हैं, टेंशन तो हमें लेनी नहीं है बिल्कुल भी। स्टेप नंबर 2 में क्या था? स्टेप नंबर 2 में वो कह रहा था कि आपको स्केच ड्रॉ करना है। आए जरा स्केच ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, ये हमारा क्या आ गया? एक बॉक्स। ये हमारा क्या होगा? सिस्टम होगा। क्या होगा? सिस्टम हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर ये हमारा क्या है? मिक्सर है। क्या है? ये मिक्सर है। अब जरा गौर फरमाया स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या इस सिस्टम में आ रहा है, इनपुट क्या क्या हो रहा है, वो जरा गौर फरमाया। सबसे पहली बात तो उसने बताया कि NaOH और H2O दो चीजें इस सिस्टम में इन की जा रही है, इनपुट दी जा रही है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एरो से ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया? मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया NaOH को। क्लियर? और एक एरो से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया H2O को। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि नजर तो आए। ये आ गया हमारे पास H2O। ये एरो अंदर की तरफ, इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या हो रहे हैं? सिस्टम में, इस मिक्सर में इनपुट किए जा रहे हैं। अब उसके बाद हमें एक और चीज क्या मिल रही है साथ साथ, उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर दिया तो अब हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? बाहर निकलेगा सिस्टम से। तो मैंने इस एरो से क्या बताना चाह रहा हूं कि प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, और वो प्रोडक्ट
P बाहर आ रहा है, मैंने मान लिया, सही है ना, P मान लिया मैंने। अब यहां पर स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस P के अंदर कंपोजिशन लिखेंगे, सही है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहां पे हम बात करते हैं किसकी, मोल फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन लिखेंगे और इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या होंगे वो लिख देते हैं, कंपोनेंट्स। सबसे पहली बात बताएं, हम इसमें क्या क्या डाल रहे हैं। NaOH 100% है, कितना है 100%। 100% का मतलब क्या है, 100% का मतलब ये है कि बिल्कुल प्योर है। और H2O भी क्या होगा, 100% हमने मान लिया भाई, 100% क्या है, H2O बिल्कुल प्योर जा रहा है। अब यहां पर मैं इसके कंपोनेंट, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में भी इन दोनों का क्या आएगा, सॉल्यूशन ही आने वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, एक तो होगा NaOH और एक हमारे पास क्या होगा, वाटर। क्लियर। मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे करते हैं, ओमेगा से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा। ये हमारे पास, हमने इसको क्या नाम दिया, पी का। तो आप यहां पे लगा देंगे पी, ताकि पता चले मोल फ्रैक्शन किसका है। क्लियर। उसके बाद मोल फ्रैक्शन किसका, NaOH का, तो सबसे में क्या लगा देंगे, NaOH, NaOH लिख देंगे। तो अब इससे पता चल रहा है कि ये NaOH का मोल फ्रैक्शन है, प्रोडक्ट। ये किसके बराबर है, हमें तो पता ही नहीं है। उसके बाद ओमेगा पी H2O, इसकी भी वैल्यू हमें नहीं पता, यही तो कैलकुलेट करनी है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द कंपोजिशन, यही तो है कंपोजिशन किसकी, डिटरमाइन द कंपोजिशन एंड फ्लो रेट ऑफ द प्रोडक्ट। ये P भी हमें कैलकुलेट करना है, अननोन है। ये जो इसकी कंपोजिशन है ये भी हमें नहीं पता, ये भी हमारे लिए क्या है, बिल्कुल अननोन है। अब जरा यहां पे इनकी कंपोजिशन भी लिख देता हूं। क्लियर। इनकी कंपोजिशन में क्या क्या आएगा, मैं क्या करता हूं, इस NaOH को यहां से हटा के यहां लिख देता हूं, 100% NaOH और ये 100% क्या है, H2O। क्लियर है। मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां पे मैं नाम दे देता हूं, क्योंकि यहां पे हमें बताया ना स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, लेबल्स देने। तो यहां पर मैं ये मान लेता हूं, क्योंकि इसका फ्लो रेट, NaOH का हमें क्या गिवन है, फ्लो रेट गिवन है। मैं मान लेता हूं उसका फ्लो रेट को मैं क्या बोल देता हूं, F क्या है, फ्लो रेट ऑफ NaOH कितना है, दैट इज 1000 kg/h। हमें सिर्फ और सिर्फ NaOH के अंदर जाने का फ्लो रेट पता है। क्या हमें कहीं सवाल में H2O का फ्लो रेट गिवन है, आप बोलेंगे सर नहीं है, तो हम उसे क्या मान लेंगे, एक वेरिएबल दे देंगे भाई। तो यहां पर मैं इसको दे देता हूं W, क्या नाम दे देता हूं उसे, W। क्लियर है। तो W इज द फ्लो रेट ऑफ H2O, कोई मसला यहां तक नहीं है। अब मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन लिखते हैं। तो यहां पर कंपोनेंट्स कौन कौन है, वही वाले, सिर्फ NaOH है। यहां कंपोनेंट क्या है, NaOH। तो NaOH सही है। और इसका मास फ्रैक्शन में हम लिख देंगे, मास फ्रैक्शन। यहां पे हम क्या लिखते हैं, कंपोनेंट्स, और यहां क्या आ गया, मास फ्रैक्शन। क्लियर। तो यहां भी मैं कंपोनेंट्स लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। अब एक हमारा कंपोनेंट कौन है, NaOH, और एक हमारा कंपोनेंट कौन है, H2O। यहां भी क्या आएगा, NaOH, और यहां क्या आएगा, H2O। क्लियर। अब आपको पता है NaOH कितना है, 100%, पूरा 100% है। तो यहां पे मास फ्रैक्शन की अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा, ये किसका है, F का। तो यहां पे ऊपर आएगा F, और उसके बाद क्या है, NaOH, सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, NaOH। कितना है, ये तो 1 है। ये कितना है, 1। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा 100%, 100% का मतलब क्या है, 1। अगर हम बात करें ओमेगा F H2O, सही है, तो ये कितना होगा, जब ये 100% हो गया तो ये कितना होगा, 0%। 0% का मतलब 0। यहां की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका ओमेगा, और इसका यहां W है तो W लिखेंगे ऊपर, W NaOH। ये कितना होगा, आपको तो पता 100% H2 है, तो जिस वजह से ये कितना हो जाएगा, 0। और ओमेगा W H2O ये कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये 100% है। ये हमने क्या बना लिया, ये हमने स्टूडेंट इस वाले स्टेप को कर लिया, स्केच भी ड्रॉ कर लिया, सिस्टम बाउंड्री भी हमें मिल गई। थर्ड वाले में क्या बोला था, लेबल्स लगाने, लगा दिए, अननोन वेरिएबल्स भी दे दिए, उसके बाद नॉन वैल्यूज को भी दे दिए, सब हो गया। चौथा पॉइंट क्या कहता है, ऑब्टेन एनी मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा तो कोई है ही नहीं। अब यहां पर एक और बात यहाँ सवाल में गिवन थी, वो भी मैं यहाँ शो करवा देता हूं। कौन सी बात है, आए जरा गौर फरमाएं। एंड
रेशो, इन्होंने रेशो दिया है हमारे को, वो रेशो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या है? रेशियो ऑफ द फ्लो रेट ऑफ H2O। देखिए भाई, फ्लो रेट ऑफ H2O को हमने क्या बोला है? W। टू का मतलब क्या है? डिवाइड करवाएंगे किससे? प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट को हमने नाम दिया P का। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें W, फ्लो रेट किसका है? W मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? फ्लो रेट ऑफ H2O। उसको डिवाइड करवाएंगे किससे? प्रोडक्ट से। तो इन दोनों का रेशियो जो लेंगे वो बराबर आएगा किसके? 0.9। नाउ इट इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। चले भाई, डायग्राम तक का काम कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 में स्टूडेंट, स्टेप नंबर 5 में हमें क्या सिलेक्ट करनी होती है? बेसिस। तो याद रखिएगा, बेसिस मैं अगर आपको मशवरा दूं तो बेसिस हमेशा इनपुट वाले की ले लें। यहां पे मैं क्या ले लेता हूं? बेस में अपनी सिलेक्ट कर लेता हूं कि F बराबर है किसके? 1000 kg पर आर के। तो यहां पर बेसिस में क्या सिलेक्ट करूंगा? बेसिस मैंने क्या ले ली? 1000 kg पर आर। और एक और बात नोट करिएगा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता है, कुछ पता ही नहीं क्या क्या है, तो फिर आप उस वक्त बेस क्या सिलेक्ट करेंगे वो सुन लें। आप क्या सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू असाइन कर देंगे और सपोज कर देंगे, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 10 हो, कुछ भी हो, आप अपनी मर्जी से वैल्यू असाइन कर देंगे। और जब वो आप बेसिस खुद अज्यूम करेंगे तो याद रखिएगा आपको उसे एज इंडिपेंडेंट इक्वेशन काउंट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको सवाल में कोई भी वैल्यू नोन ना हो, जैसे कि अगर यहाँ W भी नहीं है, पता ही नहीं है, P भी पता नहीं और F भी पता ना हो, तो उस कंडीशन में आप बेसिस खुद सिलेक्ट करेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे देंगे, 1000, 100, जो भी आप देना चाहेंगे, तो उसे आप एज अ इंडिपेंडेंट इक्वेशन काउंट करेंगे। लेकिन अभी मैं इसे इंडिपेंडेंट इक्वेशन काउंट नहीं करूंगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इस सवाल में F की वैल्यू मुझे गिवन है, आप साफ साफ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां स्टेप भी हो गया। अब 6ठे स्टेप की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 6 और 7 कंबाइन कर देता हूं। क्लियर? स्टेप नंबर 6 में क्या है? यहां मैं मेथड 1 को फॉलो करता हूं। किसको फॉलो कर रहा हूं? मेथड 1। ये मेथड 1 है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो करिएगा, मैं तो इसी को फॉलो करता हूं, ये मुझे ज्यादा आसान लगता है। अब आपको नहीं पता कि कौन सा आसान है ना। पहले मेथड 1 को देखते हैं। मेथड 1 में स्टेप नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ अननोन्स। ऐसा ही है सवाल। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको कितने अननोन्स नजर आ रहे हैं? आए जरा गौर फरमाते हैं। ये W एक अननोन है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये P हमारे पास एक अननोन है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, एक ये है और एक ये है। तो आए जरा मैं यहां लिख देता हूं। पहला कौन है? W, दूसरा कौन है? P, तीसरा कौन है? ओमेगा P NaOH, और चौथा कौन है? ओमेगा P H2O। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने होगा? तो नंबर ऑफ अननोन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? NU से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NU। कितने होगा? दैट इज 4। नंबर ऑफ अननोन्स कितने होगा? 4 होगा। सुनिएगा, ये तो होगा इंपॉर्टेंट बात। स्टेप नंबर 7 भी इसी में शामिल किया हुआ है। स्टेप नंबर 7 में क्या बोला है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस एंड कैरी आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस। अब हमें बताना यह है कि कितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बनेगी। तो जरा चेक करते हैं कितनी बनेगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स सबसे पहली बात क्या बनेगी? सबसे पहला रिलेशन बनेगा एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप। तो भाई देखिए स्टूडेंट, एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप में आप क्या क्या लिखेंगे सुन लें। एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप में आपको अगर सवाल में कोई भी रेशियो गिवन हो और हमारे सवाल में रेशियो गिवन है तो वो आप एक्सप्लिसिट में डाल देंगे। तो हमारे सामने रेशियो क्या था? W डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू 0.9। तो हम यहां लिख देंगे W डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू 0.9। कोई मसला नहीं है। एक्सप्लिसिट में और क्या क्या आएगा सुनिएगा। अगर आप बेसिस खुद से अज्यूम कर लेते हैं, यहां आपको कोई वैल्यू नहीं पता थी, F की भी, W की भी, P की भी,
लेकिन आपने लिख दिया बेसिस के अंदर F इज इक्वल टू 100 kg पर आवर, तो वो आपने खुद अज्यूम किया है। तो जब आपने खुद अज्यूम किया है तो वो एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप में आएगा। क्लियर है? कोई भी ऐसी चीज हो आपको डालनी हो तो वो डालेंगे इधर। बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे तो सिर्फ एक्सप्लिसिट में एक इक्वेशन बनी है, वो यही है और कोई भी नहीं हमारे सवाल के मुताबिक। दूसरा क्या है? इम्प्लिसिट रिलेशनशिप। क्या है ये? इम्प्लिसिट रिलेशनशिप। अब इसमें क्या क्या आएगा तो याद रखिएगा, इसके अंदर आपको डालना है सम। किसका सम? मास फ्रैक्शन का सम। अब जरा सुनिएगा स्टूडेंट, अगर आप इस वाले मास फ्रैक्शन पे गौर करें, जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो वो तो आपको पता है मास फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या मैं इसका सम यहाँ इम्प्लिसिट रिलेशनशिप में डालूंगा? क्या मैं इन दोनों का सम इसके अंदर डालूंगा? क्या मैं इन दोनों का सम इसमें डालूंगा? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सम उसका डालेंगे जिसमें कोई अननोन होगा। मुझे बताएं, क्या आपको इसकी कंपोजिशन पता है? बिल्कुल पता है। इसकी पता है? बिल्कुल पता है। तो इसको मैं इसमें डालूंगा? नहीं। अगर आप इसको देखें, इसकी कंपोजिशन पता है? बिल्कुल पता है। इसकी कंपोजिशन पता है, मतलब इसका मास फ्रैक्शन पता है? पता है। तो इसको भी मैं इसमें नहीं डाल सकता। अगर आप यहां बात करें, इसकी मास फ्रैक्शन की वैल्यू पता है? नहीं पता। इसकी पता है? नहीं पता। इसका मतलब यही इम्प्लिसिट रिलेशनशिप में आएगा। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का सम करेंगे। तो यहां क्या लिखूंगा? ओमेगा पी NaOH प्लस का ओमेगा पी H2O, ये बराबर होगा किसके? 1 के। तो इस तरीके से अभी तक हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब इम्प्लिसिट रिलेशन हो गया, एक्सप्लिसिट रिलेशन हो गया। अब यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहां पे अब हम लगाएंगे, अब देखें यहां पर जरा गौर फरमाएं। अब यहां दो चीजें लगेगी। एक लगेगा मटेरियल बैलेंस फॉर NaOH और मटेरियल बैलेंस फॉर किसके लिए आएगा? H2O। तो यहां पे हमारे पास 2 स्पीशीज है, एक NaOH, दूसरी स्पीशीज वाटर। तो याद रखिएगा दोनों पे मटेरियल बैलेंस अप्लाई होगा और दोनों से हमें एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिलेगी। तो इस तरीके से आप अगर आप यहां काउंट करें तो 1 2 3 4 इक्वेशन, इसकी इक्वेशन मैं भी बनवाऊंगा, टेंशन नहीं लें। ये अभी स्टेप नंबर 7 है। स्टेप नंबर 8 में हमें उन इक्वेशंस को लिख के और सॉल्व भी करना है, तो इसलिए स्टेप नंबर 8 और 9 को मैं कंबाइन कर दूंगा। क्लियर? सो यहां पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे? 4। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी है? वो भी 4 है। 1 2 3 4। तो अब हम निकालेंगे क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या निकालेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट ND से। किससे करते हैं? ND रिप्रेजेंट क्या करेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम को। कोई मसला नहीं है। ND किसके बराबर होती है? ND बराबर होता है किसके? NU माइनस का NE। सुनिएगा स्टूडेंट, यहां पर यह ND रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, NU रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अननोन्स को, NE रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को। नोट कीजिएगा, नंबर ऑफ अननोन्स कितने? 4। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी है? 4। तो यहां पर 4 माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 0 के। ND की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं ये सुनिएगा। ND की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमें ये बात बता दिया, 0 आने के बाद हमें ये बात पता चल गई कि हमें सॉल्व करने के बाद यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो याद रखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो आपको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। सो अगर ND की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो याद रखिएगा वो ओवर स्पेसिफाइड हो जाता है। इसका मतलब ये है जनरली अगर हम बात करें तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर ND की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो फिर वो अंडर स्पेसिफाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको और इंडिपेंडेंट इक्वेशंस की जरूरत है। अगर बना सकते हैं तो बना लें, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर ND की वैल्यू 0 आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन है। ये बात हमें इसने बता दी। तो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं स्टूडेंट। अब हम बढ़ेंगे किसके ऊपर? स्टेप नंबर 8
स्टेप नंबर 8 और 9 दोनों को साथ करेंगे। ये मैं आपको मेथड नंबर 1 से करवा रहा हूँ, अभी मेथड नंबर 2 बाकी है। सोच रहे होंगे वीडियो तो बहुत लंबी हो गई। वीडियो लंबी होने की वजह ये है कि मैं आपको हर बात वाज़ेह कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ स्टेप नंबर 8 और 9 में हमें क्या लिखनी है, जो इक्वेशंस को सॉल्व करना है उन्हें लिखना है। तो पहली इक्वेशन कौन है, W डिवाइडेड बाय P बराबर आ गया किसके, 0.9 के। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, ओमेगा P NaOH प्लस का ओमेगा P H2O बराबर आ जाएगा किसके, 1 के। और मटेरियल बैलेंस अप्लाई करना है, तो मैं ये रफ कर देता हूँ थोड़ी, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मटेरियल बैलेंस किस किस पे अप्लाई करेंगे, हमने लिखा हुआ है मटेरियल बैलेंस NaOH और H2O पे अप्लाई करेंगे। तो जरा गौर फरमाएं स्टूडेंट्स, मटेरियल बैलेंस फॉर NaOH, सही है स्टूडेंट्स। अब यहां पर किसी में भी, चाहे वो आप NaOH हो चाहे वो H2O हो, उससे पहले आप टोटल भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ टोटल लिख लेता हूँ, टोटल मटेरियल बैलेंस। तो टोटल कितना होगा, तो वो मैं टोटल लिख लेता हूँ। तो टोटल कितना होगा, टोटल बैलेंसेस, टोटल बैलेंसेस। तो टोटल बैलेंस क्या होगा, जरा डायग्राम पे जरा गौर फरमाओ स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये हमारे पास एक F है और एक ये W है और ये हमारा P है। टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट कौन कौन है, ये दोनों इनपुट है और ये हमारा क्या, आउटपुट। ये दोनों इनपुट हो रहे हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे, सम। तो F प्लस का W बराबर आ जाएगा किसके, P के। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा, F प्लस का W बराबर आ जाएगा किसके, P के। ये हमारा टोटल है। अब हम NaOH कंपोनेंट पे अप्लाई करेंगे। कंपोनेंट पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा गौर फरमाइएगा। ये थोड़ा सा आपको शायद परेशान कर सकता है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। अब जरा गौर फरमाएं, अब आपको इसका भी NaOH वाला देखना है मास फ्रैक्शन, इसका भी NaOH वाला देखना है मास फ्रैक्शन, और इसका भी NaOH वाला देखना है। सिंपल यही तरीका है, सुनते जाइएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका ओमेगा F NaOH ले लूंगा, ओमेगा F NaOH ले लिया मैंने। तो अब जरा सुनिएगा, ये हमें फ्रैक्शन बता क्या रहा है, मास फ्रैक्शन हमें बता क्या, मास फ्रैक्शन हमें बता रहा है कि इसके अंदर कितना NaOH है ना, कितना परसेंट है ये और कितना परसेंट ये, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो इसका परसेंट चाहिए कितना होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से, ऐसा ही है ना। 1000 का कितना निकालना है, 100%, तो 1000 का 100% कितना होगा, 1000 ही। लेकिन अब यहाँ पर मुझे तो अगर सपोज करें यहाँ पर 1 ना हो 0.5 हो, तो 1000 का 0.5% लेंगे तो क्या करोगे आप लोग ये करोगे कि इस f की जो वैल्यू होगी, इस f की जो वैल्यू होगी उससे किससे मल्टीप्लाई कराओगे, मास फ्रैक्शन से। किससे कराओगे, 0.5 से। तो आपको क्या मिल जाएगा, इस 1000 की वैल्यू का 0.5% मिल जाएगा। ऐसा ही है, यहाँ भी तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया ओमेगा F NaOH, और इसका कितना लेना है आपको, तो आपको f लेना है, 1000 का ले रहे हैं ना मास फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आपको f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, f से। उसके बाद प्लस, अब w आप लिखेंगे पहले, अब हमें w की वैल्यू पता नहीं है, और उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मास फ्रैक्शन से। मास फ्रैक्शन क्या होगा, ओमेगा W NaOH बराबर आएगा किसके, ओमेगा, या आप पहले p लिख दें, p से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ओमेगा P NaOH। ये बहुत इजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने सबके पहले मास फ्रैक्शन लिख दिए, और उसको f, ओमेगा f है तो f से मल्टीप्लाई, ओमेगा w है तो w से मल्टीप्लाई, ओमेगा p है तो p से मल्टीप्लाई करवा दें। क्लियर। इनमें से जिसकी वैल्यू आपको पता है वो आप पुट कर दें। किसकी वैल्यू पता है आपको, आप बोलेंगे सर f की वैल्यू पता है, कितनी है, 1000, तो ये आ गया 1000। ओमेगा F NaOH की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां पुट कर देंगे 1, प्लस W की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो W का W ऐसे ही आ जाएगा। ओमेगा W NaOH कितना है, ये तो 0 है, तो ये आ गया 0, इज इक्वल टू P, तो हमें पता ही नहीं कितना है, और हमें ये भी नहीं पता कि ओमेगा P NaOH कितना है।
सो यहाँ हमारे पास 1000 1000 हो जाएगा, 1000 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा पी एन ए ओ एच। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया। मटेरियल बैलेंस अप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन निकल के आ गई। इसी तरीके से हम यही काम H2O पे भी करेंगे। समझ रहे हैं ना, सेम काम करेंगे, सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ ओमेगा एफ NaOH है, उसमें क्या होगा ओमेगा एफ H2O, इसमें ओमेगा डब्ल्यू NaOH है, उसमें क्या होगा ओमेगा डब्ल्यू H2O, उसके बाद इसमें क्या होगा ओमेगा पी H2O। सिर्फ NaOH को हट के H2O आ जाएगा। तो मैं ये काम करता हूँ, आसान हो रही है तो इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। चले भाई, मैंने यहाँ लिख दिया है H2O के लिए मटेरियल बैलेंस। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क क्या है, NaOH की जगह सिर्फ क्या आ गया H2O आ गया, H2O आ गया, H2O आ गया। अब सिंपल, आप चाहे तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस इतनी हो गई आप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो आप लोग डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ये आप अच्छा है कि आप यहाँ से करके रखें ताकि आपको भी समझ में आए कि आप कर क्या रहे हैं ना। अब यहाँ पर आगे जरा गौर फरमा लें तो F कितना है हमारे पास, दैट इज 1000, ओमेगा एफ H2O कितना है 0, प्लस WO कितना है हमें नहीं पता, ओमेगा डब्ल्यू H2O कितना है दैट इज 1, उसके बाद इज इक्वल टू P ओमेगा पी H2O। तो यहां से 1000 0 W1 तक क्या आ जाएगा W, तो W बराबर आ जाएगा P ओमेगा पी H2O के बराबर आ जाएगा। तो अब हम क्या कर देते हैं, हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई है। नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं, और इससे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूं, इसको भी मैं एक टोटल वाली को भी एक नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का। ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 एंड ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। क्लियर, कोई मसला है नहीं है। चलें सर अब क्या करें, अब स्टूडेंट्स हमें इन पांचों इक्वेशन से हमें क्या करना है, 4 अननोन्स की वैल्यू निकालिए। वो मैं अभी नहीं निकलवा रहा। अब आप बोलेंगे सर क्यों, उससे पहले ये मेथड 1 का काम था ना, मैं मेथड 2 भी शुरू करवा देता हूँ। मेथड 2 में करवाने के बाद इन इक्वेशन को सॉल्व तो हमें उसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड में ये जो इक्वेशन है यही बनेंगी, लेकिन फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेथड 1 का काम था पूरा। अब जरा सुनिएगा मेथड 2 में होगा क्या, वो जरा गौर फरमाएं। मेथड 2 में मसला ये है कि जो अननोन नहीं होते हैं उसे भी हम शामिल कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। सबसे पहली बात तो यहाँ पे अभी हमने स्टेप नंबर 6 और 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से मेथड 2 आ जाता है। मेथड 2 में क्या होगा वो जरा सुनिएगा। मेथड 2 के अंदर ये तो हमारे 4 अननोन तो है पहले से, जो हमें पता भी है ना वो भी हम इसके अंदर डालेंगे अननोन के अंदर। अब जरा गौर फरमा लें, ये हमें पता है ओमेगा एफ NaOH पता है ना, लेकिन ये क्या चले जाएगा मेथड 2 के अंदर अननोन में, ये भी किस में चले जाएगा अननोन में, ये भी किस में चले जाएगा अननोन में, ये किस में चले जाएगा अननोन के अंदर। उसके बाद एफ भी हमें पता था, ये भी किस में चले जाएगा अननोन में। अब जरा कैसे जाएगा वो सुनिएगा। मेथड 2 के अंदर भी अननोन हमें लिख देता हूं पहले, ओमेगा पी H2 हो गया, उसके बाद क्या जाएगा ओमेगा एफ NaOH हो गया, ओमेगा एफ H2 हो गया, और ओमेगा W H2 हो गया, ओमेगा W NaOH हो गया अननोन हमारा, और हमारा अननोन कौन हो गया F। क्लियर। तो अगर आप काउंट करें नंबर ऑफ अननोन्स तो आपके पास कितने आ गए, तो आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए 9 हो गए। और इसका आसान तरीका मेथड 2 के अंदर इसका कैलकुलेट करने का आसान तरीका मैं आपको बता दूं वो क्या है, वो ये है। अगर आपको NU को क्या करना है कैलकुलेट करना है तो आप, मैं यहाँ करवा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा क्या है, जरा सुनिएगा। NU को कैलकुलेट करना है तो वो बराबर होता है किसके, NSP प्लस का 1 एंड मल्टीप्लाई बाय, चले भाई सुनिएगा, NSP क्या है, NSP है नंबर ऑफ स्पीशीज। यहां पर हमारे पास अगर आप यहां देखें डायग्राम के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, 2, एक है NaOH और एक है H2O। तो मैं यहाँ NSP की जगह क्या लिखूंगा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और स्ट्रीम का मतलब क्या, एरो, मतलब कौन कौन इनपुट और कितना आउटपुट है।
तो यहाँ 2 तो इन है और 1 आउटपुट, तो टोटल कितने होगा 3, तो 3 स्ट्रीम्स है हमारे पास, तो ये आ गया 3, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 9, इसका मतलब अननोन्स कितने होंगे 9। और कौन कौन से हो गए मैंने इसलिए लिखवा दिया आपको ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर ये तो नॉन है, फिर आपने इसको अननोन में क्यों डाला, क्योंकि ये मेथड में है, आपको इसे फॉलो करना होगा। मेथड 2 को अगर आप लगाएंगे तो आपको नोन को भी अननोन में डालना पड़ेगा। जब भी मैं मेथड 2 ज्यादातर नहीं करता, मेथड 1 से करता हूं, क्योंकि मेथड 1 इजी है। समझ में आई बात, मर्जी है आपकी, लेकिन मेरा काम है बताना, वो मैं बताऊंगा। क्लियर। नंबर ऑफ अननोन्स कितने आ गए 9। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे एनयू किसके बराबर होगा एनएसपी + 1 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर इस कंडीशन में मेथड 2 के हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने आ गए, दैट इज 9 अननोन्स आ गए। अब बात करें स्टेप नंबर 7 की। स्टेप नंबर 7 में हमें क्या बताना होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी बनेगी, वो भी तो देखनी है। तो भाई देखिए पहली इक्वेशन तो एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप हो गई, दूसरी क्या होगा इम्प्लिसिट, दो तो मटेरियल बैलेंस लग जाएंगे, टोटल कितनी हो गई 4। अब आप क्या करेंगे, अब इस मेथड 2 से करेंगे तो एक और एडिंग आएगी, वो क्या होगी स्पेसिफिकेशन। क्या लिखेंगे स्पेसिफिकेशंस, मतलब ये कि आपको जो भी सवाल में गिवन होगा इंफॉर्मेशन वो आप सारी यहाँ डाल देंगे, जो आपको पता है नोन है, जो आपको नोन है वो सब डाल देंगे। तो नोन क्या क्या है, एक हमारे पास f की वैल्यू दैट इज 1000 kg/h है, ये हमारी एक नोन वैल्यू हो गई। एक हमें पता है ओमेगा f NaOH बराबर है किसके 1 के। एक हमें पता है कि ओमेगा f H2O ये बराबर है 0 के। और एक हमें पता है कि ओमेगा W NaOH ये बराबर है किसके 0 के, और ओमेगा WH2O ये बराबर है किसके 1 के। तो ये 5 स्पेसिफिकेशंस है जो हमें पता थी, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस में डाल दी। तो ये भी अब हमारी क्या बन गई है इक्वेशन। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी हो गई 9। नंबर ऑफ अननोन्स कितने होगा 9। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 9 माइनस का 9, ये क्या हो जाएगा 0, और 0 आने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद आप कहां बढ़ जाएंगे स्टेप नंबर 8 और 9। स्टेप 8 और 9 वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। जब भी मैंने बोला था कि हमारे पास मेथड 1 और मेथड 2 में सिर्फ क्या डिफरेंस है, वो यही है कि स्टेप नंबर 6 और 7 में आएगा कि स्टेप नंबर 6 में हम क्या करते हैं, पहले मेथड में असल में जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उन्हें लिखते हैं, और अगर हम मेथड 2 से करेंगे तो जो अननोन्स नहीं है सही है और जो नोन है उस सबको काउंट करेंगे। 7 वाले में क्या होता है इक्वेशंस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस बनानी होती है। तो पहले तो समझ लें एक्सप्लिसिट, आपको दिमाग में रखना है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, मटेरियल बैलेंस ऑन द कंपोनेंट्स। 4 तो बननी ही बननी है, उसके बाद जो स्पेसिफिकेशन है वो लिख देंगे, उसे भी काउंट करेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस में। तो मेथड 2 के हिसाब से आपके पास ये बनेगा। बाकी ये जो काम है स्टेप नंबर 8 और 9 का वो इसमें भी सेम रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये वाली इक्वेशंस को आप उतार लेंगे, जैसा मैंने करा मटेरियल बैलेंस अप्लाई किया, वो सब सेम रहेगा, कोई काम चेंज नहीं होगा। अब सिर्फ क्या करना है हमारे को, मेथड 1 भी पता चल गया, मेथड 2 भी पता चल गया। अब सिर्फ हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पे जो 4 अननोन्स है हमारे पास जिनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वो हम इन 4 इक्वेशंस की मदद से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ हमारा स्टेप नंबर 8 और 9 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो अब जब वैल्यू आ जाएंगी सबकी तो वो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, और 10वें स्टेप में हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। तो फिर मैं यहाँ से सेकंड वाला जो स्टेप है वो मिटा देता हूँ, सेकंड वाला मेथड, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ना, तो इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। चले आओ स्टूडेंट जल्दी से अब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अपने अननोन्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, इस इक्वेशन 1 को चेंज करता हूँ मैं, इसको मैं इक्वेशन 1 नहीं कहता, मैं क्या करता हूँ जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ ये p डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा इक्वल टू को दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे w बराबर आ जाएगा किसके, w बराबर आ जाएगा 0.9 p के बराबर आ जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस w की जो वैल्यू है ना, इस w की जो वैल्यू है, अब अगर आप गौर फरमाए, अगर मैं इस w की वैल्यू इसमें डालता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9 p आ जाएगा, और यहाँ भी p है, और f की वैल्यू हमें पता है
तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन रह जाएगा, और जब किसी इक्वेशन में एक अननोन होता है तो उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, मैं यहां लिख दूंगा पुट W इज इक्वल टू 0.9p इन इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, कोई मसला नहीं है। अब जरा जल्दी से सुनिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.9p प्लस का इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे मैं एक और काम भी कर देता हूँ कि यहाँ ये भी लिखते हैं W इज इक्वल टू 0.9p एंड F इज इक्वल टू 1000 क्या है हमारे पास kg पर आवर इन इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, जरा सुन लें। अब यहाँ पे ये प्लस का 0.9p है, वहां जाके क्या होगा माइनस का 0.9p, तो 1p माइनस का 0.9p किसके बराबर होगा 0.1p। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 1000, f की जगह क्या आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 0.1p, और हम क्या कर सकते हैं p किसके बराबर आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा 0.1, यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या होगा डिवाइड। तो जब आप 1000 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000, तो यहाँ आ जाएगा 10,000 kg पर आवर। जो आप बेसिस सिलेक्ट करेंगे तो वो जो बेस है वही यहाँ पे यूनिट बनता है, याद रखिएगा kg पर आवर ही चलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई p की वैल्यू आ गई, एक अननोन तो मिल गया, p मिल गया। क्या ये p मिलने के बाद क्या आप w बता सकते हैं, बोलेंगे से बिल्कुल हमें w निकाल सकते हैं, क्योंकि w किसके बराबर है 0.9p के बराबर है। तो p तो हमें पता चल गया, तो 0.9 को p से मल्टीप्लाई करेंगे w आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा पुट p इज इक्वल टू 10,000 kg पर आर इन इक्वेशन नंबर 1। सो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9,000 kg पर आर। तो हमारे पास W भी आ गया, P भी आ गया, फ्लो रेट आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया, ये मास फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन बाकी रहेगा, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। अब अगर आप इस इक्वेशन नंबर 5 पे गौर करें या इक्वेशन नंबर 4 पे गौर कर लें, पहले P पता है हमारे को, P तो अभी कैलकुलेट किया, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो किसी भी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P की वैल्यू हमें पता है, तो इस P की वैल्यू को इसमें डालेंगे तो हमारे पास ओमेगा P NaOH की वैल्यू आ जाएगी। तो जरा गौर फरमाएं, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, हमारा सवाल लगभग एंड होने वाला है। अब यहाँ पे बस एंड चल रहा है इसको भी निपटा देते हैं फटाफट। चलिए मैं अब जरा देखें, यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, पुट P इज इक्वल टू 10,000 kg पर आर इन इक्वेशन नंबर कौन सी है भाई, इक्वेशन नंबर 4। तो जरा गौर फरमाएं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे P आएगा, P की वैल्यू क्या आएगी 10,000, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगी, वहां जाके क्या होगी 1000 से डिवाइड होगी, ऐसे ही है। सो ओमेगा पी NaOH ये किसके बराबर आएगा, जरा गौर फरमा लें 1000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 0.1 के। सिंपल सी बात है, ये 3 0 तो 3 0 कैंसिल, और एक के 10 हिस्से कर देंगे तो एक हिस्सा 0.1 होगा। तो ये हमारे पास ओमेगा पी NaOH आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे पुट अब जरा इक्वेशन नंबर 5 पे गौर करें। इक्वेशन नंबर 5 में अगर हम W की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें P की वैल्यू और W और P दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास ओमेगा PH2O आ जाएगा। ऐसा करता हूं मैं, W की वैल्यू हमारे पास अब तो आ गई ना, चले यहाँ लिख देता हूँ। पुट W इज इक्वल टू, हमारे पास W कितना है, दैट इज 9,000 kg पर आर, एंड P कितना है हमारे पास, दैट इज 10,000 kg पर आर इन इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो जरा गौर फरमा लें, यहाँ ये P मल्टीप्लाई हमारे क्या होगा डिवाइड, तो W हमारे पास कितना है, तो हमारे पास ओमेगा PH2O ये किसके बराबर आ जाएगा, W किसके बराबर, W की वैल्यू कितनी है, दैट इज 9,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ ये P डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, हमारे क्या होगा डिवाइड, तो P की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए,
और 9 के 10 से करेंगे तो कितना होगा, एक हिस्सा कितना हो जाएगा 0.9 का हो जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास 4 अननोन की वैल्यू आ गई। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गई, हमारे पास W की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास P की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास इस दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू भी आ गई मास फ्रैक्शन की। अब सर क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 10 पर। किस पर बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 10 पर। स्टेप नंबर 10 में क्या करना होगा, वेरिफिकेशन करनी होगी। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, आसान है बिल्कुल। अगर आप यहाँ गौर फरमा लें, कहां पर, यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को हम लोग एज अ वेरिफिकेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जब हम NaOH के मास फ्रैक्शन को सम करेंगे H2O के मास फ्रैक्शन के साथ, वो तो बराबर आएगा 1 के। तो जरा गौर फरमा लें, हमें पता है कि ओमेगा पी NaOH प्लस का ओमेगा पी H2O ये किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। ओमेगा पी NaOH कितना है हमारे पास, दैट इज 0.1 प्लस का ओमेगा पी H2O कितना है, दैट इज 0.9। सो 0.9 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास तो 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हैंस वेरीफाइड। सो हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया और यहाँ जाके ये एग्जाम्पल होती है स्टूडेंट कंप्लीट। शायद आपको लग रही हो कि ये बहुत बड़ी है, काफी मुश्किल है, लेकिन नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है, तो प्रैक्टिस करें जाके। इंशाल्लाह चैप्टर 8 की भी एग्जांपल्स आप लोगों के साथ सॉल्व करवाऊंगा और एग्जांपल 7.3 को सॉल्व कीजिएगा। अगर होती है तो सही है, नहीं होती तो बताइएगा, फिर मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा। सो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।